अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग गॉसियस लॉ की एप्लीकेशन पे कंसंट्रेट करेंगे। गॉसियस लॉ को अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि कूलम्स लॉ में हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हों तो फिर उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट किया करते थे। ठीक है, हर केस के ऊपर कूलम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं कि गॉसियस लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए क्या हमारे पास एक कंडीशन बनती है। तो अगर हमारे पास सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है तो फिर हम लोग यूज़ करेंगे गॉसियस लॉ को आसानी के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब बताऊंगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि पूरी दीवार के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, एक स्फीयर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्म होने चाहिए, यानी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। इस चीज़ को हमने समझना है। सेकेंड ईयर के कोर्स के लिहाज से अगर देखें तो 3 केसेस हैं जिन पे हम अप्लाई करेंगे गॉसियस लॉ को और फिर हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। राइट, पहला केस हमारे पास आता है अमूमन कि स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि आज के लेक्चर में हम टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपली स्फेरिकल मीन लाइक अ फुटबॉल, जैसे फुटबॉल की सरफेस चार्ज हो गई है। हम इस तरह के दिमाग में सोचें थोड़ा सा, ठीक है, तो हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो इस लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिमेट्रिकल की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अच्छा, इसके अलावा हम अप्लाई करेंगे इसको इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। वो बाद में जब लेक्चर आएगा तो मैं आपको इनफाइनाइट का मतलब बताऊंगा, शीट ऑफ चार्ज का मतलब बताऊंगा। ठीक है, आज हमारा फोकस स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब है। एक और केस करेंगे जिसमें दो शीट्स ऑफ चार्ज पड़ी होंगी इनफाइनाइट ऑपोजिट चार्ज के अंदर, दोनों में यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। फिर उनके दरमियान में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है गॉसियस लॉ को अप्लाई करते हो। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले टाइप्स ऑफ स्फीयर देखते हैं और फिर उसके बाद आगे किसी एक स्फीयर को ले लेंगे और फिर उसके ऊपर अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर हम स्फीयर को देखें तो हमारे पास दो तरह के स्फीयर्स हैं। एक स्फीयर जिसे हम कहते हैं हॉलो स्फीयर। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हॉलो स्फीयर क्या होगा। हॉलो का मतलब है जैसे फुटबॉल को तस्वर में लाएं, अंदर से खाली, अंदर से खाली, अंदर से भरा हुआ नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉलो स्फीयर। ओके, जैसे बॉटल पानी की होती है, जब पानी निकालते हैं बाहर तो अंदर से खाली हो जाती है, बाहर सरफेस उसकी मौजूद है। तो इसी तरीके से हमारे पास हॉलो स्फीयर एक होता है जिसको हम थिन शीट भी कहते हैं। अब हॉलो स्फीयर आगे फर्दर दो टाइप के हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। एक चीज अगर मेटल का बना हुआ स्फीयर लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड वगैरह का बना हुआ स्फीयर और अंदर से हॉलो है, खाली है, तो उससे हम बोलेंगे कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग या मेटालिक हॉलो स्फीयर। मेटल्स कंडक्टर होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास नॉन कंडक्टर या इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ हॉलो स्फीयर होगा तो उसे हम बोलेंगे डेफिनेटली, जैसे प्लास्टिक से बना है, ग्लास से बना है या कोई और मटेरियल है जो कि हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसके अंदर चार्ज मूव नहीं कर सकते। ओके, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिनके कंडक्शन बैंड खाली होते हैं, तो फिर उसको हम बोलेंगे नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। राइट, और फिर दूसरी टाइप हमारे पास आती है सॉलिड स्फीयर की। ओके, सॉलिड स्फीयर कोई इसमें अजीब बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि सॉलिड स्फीयर वो होगा जो अंदर से फिल्ड होगा, अंदर से फिल्ड होगा। ठीक है, जिसके अंदर भी सर्फ मटेरियल मौजूद होगा। ठीक है, तो हमारे पास जैसे फुटबॉल को अंदर से भर दें किसी चीज़ से, जैसे ज़मीन को आप देखें तो अंदर से भरी हुई है, तो इस तरह केस में हमारे पास आता है सॉलिड। सॉलिड के अंदर दो हैं, कंडक्टिंग मटेरियल का सॉलिड स्फीयर, जैसे कि एक सॉलिड स्फीयर मेरे पास है जो कि आयरन का बना है, जब सॉलिड स्फीयर मेरे पास एल्यूमिनियम का बना हुआ है या क्यूप्रियम का बना हुआ है, एटसेट्रा। ऐसे ही एक सॉलिड स्फीयर होगा जो कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना होगा, जैसे प्लास्टिक का, ग्लास का, जैसे पेपर वेट होता है एक ग्लास का बना हुआ टेबल पे रखते हैं, वो इस तरह की चीज़ को दिमाग में विजुलाइज करें। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस लेक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले हिस्से में मैं आपको पढ़ाऊंगा हॉलो कंडक्टिंग
नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग, इसको टोटली हमने साइड पे कर दिया। ये केस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से टैकल होता है। बाकी तीनों केसेस में रिजल्ट सेम आएगा, चाहे मैं कंडक्टिंग सॉलिड लूंगा, कंडक्टिंग हॉलो मेटालिक लूंगा, नॉन कंडक्टिंग। तो ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बात आपको रियलाइज करा दूंगा ये कैसे ये सिस्टम बनेगा। ठीक है, बात आपको समझ आ गई। तो पहले हम लेंगे कंडक्टिंग को, स्टार्ट करते हैं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर से, और फिर इसी को साथ में कोरिलेट कर दूंगा मैं कंडक्टिंग मेटालिक के साथ या नॉन कंडक्टिंग अपने हॉलो स्फीयर के साथ। ठीक है, और केस सेम बनता है, ये हमने समझने की कोशिश करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जरा हेडिंग चेंज करते हैं। हेडिंग में डालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। उसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉसियस लॉ को यूज करके कैसे निकाली जाती है, इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, राइट। तो चलिए मैं इसको इरेज करके यहां पे चेंज करता हूं हेडिंग। तो फिर यहां पे हमारा ये क्वेश्चन भी अग्रेसिव बन सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। केस सेम आएगा अगर मैं हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ले लूं, अगर मैं हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ले लूं फिर भी रिजल्ट सेम आएगा, हॉलो कंडक्टिंग या फिर हॉलो इंसुलेटिंग स्फीयर। रिजल्ट इक्वेशंस जिसकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तीनों में सेम आती है। ठीक है, तो चलिए एक स्फीयर बनाते हैं जो कि हमारे पास होगा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ये हम लेते हैं और लेने के बाद आगे हम इस पे कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए मैं एक स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, आप थोड़ा विजुअलाइज करें इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ हम स्फीयर बना लेते हैं। लेट करें कि ये मेरे पास जो है एक स्फीयर है, और ये स्फीयर लेना, ये हमारे पास यानी कि सर्कल को नहीं दिमाग में सोचते, ये स्फीयर बना हुआ है, इसका एक सेंटर है और सेंटर से इसका जो रेडियस है जो ऊपर बाउंड्री तक आएगा, इस तरह सोचते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं इसका सेंटर ले लेता हूं तो अभी ये न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल तो डेफिनेटली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, लेकिन इसको हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो कंडक्टिंग मटेरियल को जब चार्ज करते हैं तो चाहे उसे फ्रिक्शन से चार्ज करना है, चाहे उसको जो है इंडक्शन से चार्ज करना है, चाहे उसको कंडक्शन से, जो मेथड चार्ज करना है। आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव ही काम करेंगे। पॉजिटिव पे जरा कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाती है क्योंकि फील्ड अवे की तरफ होती है, राइट। तो इसको अगर हमने पॉजिटिवली चार्ज करने तो इसमें से फिर हमने इलेक्ट्रॉन निकालने, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव की तादाद बराबर होती है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालें। लेट करें कुछ इलेक्ट्रॉन में इसके अगर यहां से निकालता हूं, सेंटर से निकाल लूंगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो डेफिनेटली यहां पर क्या पॉजिटिव एक्सेस कर जाएंगे। और आपको पता है कि ये कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल में चार्ज मूव करते हैं। अगर ये मेरे पास प्लास्टिक का होता है तो ये यहीं पे, अगर मैंने यहां से अगर नेगेटिव निकाले तो यहां पे स्टिक हो जाते हैं, इन्होंने मूव नहीं करना था। लेकिन ये कंडक्टिंग मटेरियल है, ये चार्जेस को रिपल्शन आ जाएगी, रिपल्शन होने से अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दूर करेंगे। तो इस लिहाज से ये सेंटर में नहीं रुकेंगे, ये बाउंड्री की तरफ दौड़ेंगे और बाउंड्री पे जाकर रुक जाएंगे, क्योंकि आगे मीडियम चेंज हो गया, बाहर निकालने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए ये चार्ज यहां से यूनिफॉर्मली सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तादाद इनकी जो है थोड़ी ज्यादा करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। और ये लेट करने के हमारे पास ये इक्वल फासले पे हैं, डेंसिटी इनकी सेम है, ये सरफेस के ऊपर है, ये कोई दायरे के ऊपर नहीं है, सर्कल पे नहीं है। ठीक है, ये सरफेस के ऊपर मौजूद है, यानी आपकी पूरी सरफेस के ऊपर आम आदमी यहां पे नहीं सेंटर में ड्रॉ करता ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरीके से ये यूनिफॉर्मली, अब मैं वर्ड यूज करता हूं यूनिफॉर्म का,
इसका सेंटर है। तो यहीं से बात करते हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ताकि आपको बात समझ आ जाए कि गॉसियन लॉ को अप्लाई करने के लिए हम सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। तो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक पहले डेंसिटी के साथ है, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की इक्वेशन से हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि सिंपली अगर यहाँ पर Q चार्ज पाए जाते हैं और मुझे चार्ज की तादाद का पता है और मुझे सरफेस का पता है कितनी है, तो सिंपली डिवाइड करूंगा। तो डेंसिटी के लिए अगर मैं रो यूज कर लेता हूं, लेट करें कि ये वाली रो अगर मैं यूज करता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, तो डेफिनेटली दिस इज जस्ट अ रेशियो चार्ज डिवाइड बाय एरिया। तो पूरा एरिया मैंने कर दिया, चार्ज अगर पूरे एरिया को डिवाइड कर दूंगा पूरे चार्ज के साथ और यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूट होते मुझे डेंसिटी मिल जाएगी स्पेसिफिक रीजन के अंदर। तो ये तो डेंसिटी का फार्मूला है। तो सिमेट्रिकल स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वो ये होती है, उसमें दो बातें ध्यान में रखें कि अगर इसकी जो डेंसिटी है जो सरफेस के ऊपर है वो सिर्फ एक पॉइंट से डिस्टेंस पे डिपेंड करती हो। जैसे कि मैंने सेंटर में एक पॉइंट ले लिया है और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस लेट करने का ये कैपिटल आर डिस्टेंस है, इस पे अगर डिपेंड करती है, यानी कि मैं अगर डिस्टेंस को इंक्रीज कर दूंगा यहां पे ले आऊंगा तो सरफेस थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो डेंसिटी में फर्क आएगा, राइट। तो जिस तरीके से मेरे पास अगर स्पेसिफिक रीजन में कोई पार्टिकल्स हैं, गैस है, अगर मैं डेफिनेटली उन गैस को अगर मैं किसी बड़े वॉल्यूम में डालता हूं तो गैस थोड़ी एक्सपैंड हो जाएगी, डेंसिटी डेफिनेटली उसकी डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं छोटे बर्तन में डालूंगा तो थोड़ी करीब आ जाएंगे, डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं सिर्फ डेंसिटी के डिस्टेंस पे डिपेंड करे, इस पे ना डिपेंड करे कि मैं इसकी अगर पोजीशन तब्दील करूं, सर्कल को मैं ऐसे घुमाऊं, डेंसिटी अगर चेंज हो रही है तो फिर वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो सिमेट्रिकल स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तब होगी whenever the density on the surface is wholly and solely depends upon the distance from this distance। तो इस डिस्टेंस के लिहाज से हर तरफ जो है ना डेंसिटी इसकी सेम होगी, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी या फिर स्फेरिकली सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। अगर मैं सर्कल को स्फीयर को घुमाता हूं, इधर उधर करता हूं, डेंसिटी में फर्क नहीं आना चाहिए। अगर इसको पोजीशन तब्दील करने से, इधर उधर मूव करने से, ऐसे घुमाने से अगर फुटबॉल छोटा बड़ा हो रहा है तो आप समझें कि जैसे कि मैं फुटबॉल को ऐसे घुमाता हूँ, आप कहते हैं सर कि फुटबॉल का तो आपका कर्वेचर उतना ही मिल रहा है, फुटबॉल वैसे ही नजर आ रहा है, तो फिर ये सिमेट्रिकल है। हाँ, अगर जो है उसको ऐसे घुमाता हूँ, छोटा हो जाते बड़ा हो जाते तो फिर तो ठीक नहीं है, फिर वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, राइट। तो ये पॉइंट समझना है कि ये सिर्फ इस डिस्टेंस पे डिपेंड करना चाहिए, बाकी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह जो करें तो उस पे इसको चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये फिर हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको घुमाता हूं, ऐसे घुमाने से ऊपर डेंसिटी कुछ और हो जाती है, नीचे कुछ और हो जाती है। लेट करो मैंने इसको रोटेट किया, ऊपर डेंसिटीज की रो बन गई और नीचे डेंसिटीज की रो डैश बन गई, यानी यहां चार्जेस थोड़े ज्यादा डेंस हो गए, then it is not a spherical symmetrical charge distribution, so we are not able to apply Gaussian law here easily, okay, right। तो Gaussian law के लिए हमें इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज चाहिए जो कि समझ लीजिए कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये हमारे पास अभी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी डेंसिटी थ्रू आउट यूनिफॉर्म, ये पॉइंट आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा यूनिफॉर्मली नजर आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग इसकी डेफिनेटली अगर ये चार्ज यहाँ पे सरफेस पे रिजाइड कर रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होते और कंडक्टर के अंदर जो है ना E0 होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब ये बनता है कि अगर मेरे पास इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, बीच में क्या सिस्टम बनेगा, बीच में डेफिनेटली अगर दोनों तरफ यूनिफॉर्मली चार्ज मौजूद है, दो लाइन के ऊपर, दो प्लेन के ऊपर, तो अगर बीच में अगर मैं कोई पॉजिटिव रख दूंगा, तो पॉजिटिव अगर रख दूंगा तो वो वाला भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, नेगेटिव रख लूंगा ये भी अट्रैक्ट करेगा सेम, तो ये फोर्सेस कैंसिल हो जाती हैं और वो न्यूट्रल स्टेट में चला जाता है, यानी कि ये हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ गया। तो इसकी सारी सरफेस के ऊपर हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि उसकी कांस्टेंट डेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू देयर डिस्टेंस। तो इस लिहाज से ये अभी इक्विलिब्रियम में है, अंदर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। ये तो चलो मैथमेटिकली भी अब देख लेंगे। अब हमने क्या करना है कि गॉसियन लॉ को अप्लाई करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, राइट, वेरी इजी। तो गॉसियन लॉ है क्या,
थोड़ा सा गाजिस लॉ की ये ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी है, अगर आप इसको देखें और थोड़ा सा आपको समझ इसकी है तो गॉसियन लॉ अप्लाई होता है। गॉसियन लॉ के लिए हमें गॉसियन सरफेस चाहिए और सरफेस के इनसाइड चार्ज चाहिए। मेरी वीडियो देखिएगा पीछे जिसमें गॉसियन लॉ, उससे पीछे को और वीडियो भी है जिसके अंदर मैंने फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज किया, फिर उसके बाद एक और वीडियो बनाई जो गॉसियन लॉ के मतलब है। तो थोड़ा सा रिव्यू के तौर पे किसी किस्म की भी सरफेस हो हमारे पास, अगर ये सरफेस है कोई हमारे पास मौजूद है और इसके अंदर अगर हमारे पास चार्जेस मौजूद हैं, एन पॉइंट चार्जेस मौजूद हैं, Q1 Q2 Q3 और इस तरीके से करते Qn, तो इन एन पॉइंट चार्जेस की वजह से सरफेस में से जो फ्लक्स निकलेगा बाहर की तरफ, ठीक है, वो फ्लक्स हम लोग गॉसियन की इक्वेशन के मुताबिक कैलकुलेट करते थे। याद है आपको, गॉसियन लॉ कहता है कि टोटल चार्ज इनक्लोज, ये अंदर जो चार्ज इनक्लोज है टोटल, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस, थोड़ी देर के लिए आप यानी ये सरफेस है, सॉरी ये ले लें और फिर बाद में हम इसको डिराइव करने के लिए एक और सरफेस ऐसे बनाते थे इसके क्रॉस, वो उस लेक्चर में है। लेकिन किस तरह हमने कैलकुलेट किया मैं गॉसियन लॉ का प्रूफ नहीं बता रहा, इसलिए बता रहा हूं कोई भी क्लोज सरफेस हो उस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो डिपेंड कर, वो होता है टोटल चार्ज इनक्लोज, टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय मीडियम के बीच में, यहां पर मीडियम कौन सा है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है कि मीडियम है वैक्यूम या एयर, तो बीच में मीडियम कोई और वाटर भी हो सकता है, कोई और भी केमिकल हो सकता है। ये हमारे पास है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस यहां पे होनी चाहिए, पासेस थ्रू द क्लोज सरफेस इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज इनटू द क्लोज सरफेस डिवाइड बाय द मीडियम। मीडियम एयर है तो फ्लक्स बढ़ जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में है 10 टू पावर, अगर मीडियम इसके अलावा पानी रख लेंगे तो फिर फ्लक्स थोड़ा सा डिक्रीज होगा, राइट। तो ये तो गॉसियन लॉ की इक्वेशन है। तो यहां पर भी हम लोगों ने ये जो सफीर है इसको एक चार्ज की मान लेना, ये चार्ज Q है हमारे पास, ठीक है। अब फिर हमने आगे बढ़ना शुरू करते हैं, कैसे अप्लाई होगा। आपको पता है कि गॉसियन लॉ बेसिकली फ्लक्स की डेफिनेशन है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके अंदर तो नजर नहीं आ रही, लेकिन फ्लक्स की हमारे पास दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन फ्लक्स की हमारे पास उसे कहते हैं बाय डेफिनेशन, उसमें E डॉट ए आता है, एरिया वाला कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। दोनों को अप्लाई करेंगे और दोनों को रिलेट करती हैं, एक दूसरे से लिंक करती हैं कि अगर ये वाली एग्जिस्ट करेगी तो फिर वो वाली भी एग्जिस्ट करेगी, वहां पे दोनों को अप्लाई करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे और इस तरीके से आगे हमारे पास E निकलेगा, राइट। तो चलिए मैं इसको साफ करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हम लेंगे, दो केसेस लेते हैं, तीन भी ले सकते हैं, ठीक है। एक केस होगा क्योंकि इसके बाहर देखेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई इस पे देख लेंगे, इसकी सरफेस के ऊपर देख लेंगे और इसके अंदर देख लेंगे। ये तीन केसेस अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास काफी मामला सॉल्व हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इंटेंसिटी नहीं होगी, बाहर दोनों यहां पर भी होगी, इसकी सरफेस पे भी होगी, राइट। तो ये हम लोगों ने करना है, एक फॉर्मूला डिराइव करना है, उस फार्मूले की मदद से आप आने वाले वक्त में उस फार्मूले को समझते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली प्रूव करने की जरूरत है, हम या फार्मूला प्रूव करेंगे, राइट। तो चलिए, तो मैं अब इसको इरेज कर लेता हूं और यहां पे मैं अपनी एक हेडिंग बनाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फेरिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है कि जिसके चार्ज सरफेस के ऊपर है, अंदर नहीं है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा यहां पे, ऐसे आप समझिएगा, मैं क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे है कि फाइंड, अगर मुझे कोई कहता है, चलो इसके लिए ब्लैक यूज करते हैं ताकि कंट्रास्ट हो जाए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर ये क्वेश्चन बना रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ई आउटसाइड, ये भी आउटसाइड आ रहा है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, ये हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर से रिलेटेड। इंसुलेटिंग स्फीयर का केस बिल्कुल ये नहीं है, वो डिफरेंट है, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड हम कैलकुलेट करेंगे, ये आप इसको क्वेश्चन समझ ले, अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है तो जो अभी मैं कैलकुलेशन करूंगा ऐसे आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है।
आउटसाइड अगर मैं किसी नुक्ता लेता हूं कि अगर मैं यहां पे इंटरेस्ट रखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो फिर हमें इस पूरे रीजन को हमने गॉसियन सरफेस में बंद करना पड़ेगा, यानी कि इस पूरे स्फीयर को हमें एक इमेजिनरी सरफेस के अंदर बंद करना पड़ेगा। इमेजिनरी सरफेस की शक्ल की हो सकती है, सिलेंडर की हो सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसको लेंगे स्फेरिकल सरफेस, यानी कि आप ये समझ लें कि ये वाला जो फुटबॉल है जिसके ऊपर चार्ज एक और फुटबॉल के अंदर बंद हो जाएगा, और वो फुटबॉल जो होगा एक तस्वराती सा फुटबॉल होगा। इसको सर्कल न समझिएगा जो मैं इमेजिनरी सरफेस ले रहा हूँ, इसको आपने भी स्फीयर ही समझना, ये भी सिमेट्रिकल है, यानी इसके ऊपर ई हर जगह पे सेम आएगी, इसको ये समझ, ये भी सिमेट्रिकल स्फीयर है। तो फिर मैंने यहाँ पे अगर मैं इस रीजन में अगर यहाँ दूर जाता हूँ तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं नज़दीक आ रहा हूँ ताकि हमारा इस पे बोर्ड पे बन जाए सिस्टम, तो यहाँ मैं बनाता हूँ ये गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ, ठीक, राइट, ये मेरे पास गॉसियन सरफेस है, यानी कि ये गॉसियन सिलेंडर है, सॉरी गॉसियन स्फीयर। कैलकुलेशन के लिए हमारा जो मरकज है यहाँ पे होगा, ये चार जो आपको नजर आ रहे हैं सरफेस के ऊपर, सोचें दिमाग में कि ये यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, इनको आप यहाँ पे कंसंट्रेट करके सोचेंगे कि यहाँ से ये आगे जा रहा है। अब अगर मैं बाहर कैलकुलेशन करना चाहता हूँ और गॉसियस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो फिर मैं एक पैरामीटर लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक फासला लेना पड़ेगा। ये फासला अगर हम ले लेते हैं स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है, ये इस जो गॉसियन स्फीयर है, जो गॉसियन स्फीयर है, गॉसियन सरफेस है, उसका इस मरकज से जो फासला है वो हमने स्मॉल आर ले लिया। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन अपनी करने जाएंगे, ठीक है। अगली बात क्या है कि हमें डायरेक्ट कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, हम सिंपल गॉसियस लॉ को अप्लाई करेंगे और इसका कन्वेंशनल फार्मूला यूज करेंगे। अब कन्वेंशनल फार्मूला मतलब है कि जो बाय डेफिनेशन फार्मूला है फ्लक्स का, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो भी पीछे मैं पढ़ा चुका हूं। आप अगर पिछले लेक्चर में ढूंढेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा जरूर। फ्लक्स एक फ्लक्स का टॉपिक है, उस फ्लक्स में मैक्सिमम फ्लक्स क्या होता है, जीरो फ्लक्स क्या होता है, उसको जहन में लाते हुए जाएंगे। तो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये तो मैंने डेंसिटी की इक्वेशन लिखी, एक इक्वेशन आपके लिए और लिख लेता हूं, और ये इक्वेशन है हमारे पास, ये फाई कन्वेंशनल बाय डेफिनेशन, इसको तो सिंपली हम लिखते थे E डॉट ए, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन एरिया एंड द ई, एरिया जिस एरिया में से फ्लक्स गुजरता है, ई गुजर रहा है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिखेंगे ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब हमारे पास ये काम आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले जो है मैं गॉसियस लॉ की इक्वेशन लिखता हूं और उसके बाद मैं इसको यूज करूंगा इसके लिए अपना बाय डेफिनेशन, फिर दोनों इक्वेशन को बराबर करूंगा तो रिजल्ट हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, कोई उस पर मसला नहीं है, ठीक है। याद रखिए ये सारा काम अगर आपके पास आ जाता है जी के एक सॉलिड कंडक्टिंग, फिर भी कर सकते हैं, आपके पास आता है हॉलो कंडक्टिंग एक शीट आ जाती है, फिर भी ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, या हॉलो इंसुलेटिंग, क्योंकि हॉलो शीट होगी जो उसके चार्ज भी बाहर होंगे। बेसिकली ये केस हमारे पास जो बनता है ये सिर्फ बाउंड्री वाले चार्जों के लिए होता है, इनसाइड चार्ज वाला सिस्टम और इंसुलेटिंग सॉलिड कंडक्टर में लगेगा। तो आपके पास कोई भी आ जाए तो सिंपल आपने यहाँ पर ये सॉलिड कंडक्टिंग की बजाय लिख देना है, ठीक है ना, हमारे पास हॉलो कंडक्टिंग, और या फिर दूसरा आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि इंसुलेटिंग हॉलो कंडक्टिंग। तो उसके लिए सबके लिए चार्ज बाहर ही होती है, कोई इसमें शक की बात नहीं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लें। तो चलिए मैथ शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां से जो फ्लक्स निकलेगा, इससे बाहर की तरफ जो फ्लक्स निकलेगा, डेफिनेटली कितना फ्लक्स निकलेगा, ये जो इक्वेशन कह रही है गॉसियस लॉ की, तो अब हम करते हैं जी कि बाय गॉसियस, ये गॉसियस लॉ जो कहते हैं इसको मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, बाय ये हमारे पास गॉसियस लॉ के हिसाब से, तो गॉसियस लॉ के हिसाब से इक्वेशन बनेगी फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ई भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज। अब जो टोटल चार्ज इनक्लोज उसको मैंने अगर Q से मेंशन कर दिया, वहां पर Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट फार्मूले में, तो यहां पर मैं टोटल चार्ज के लिए यूज करूंगा Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है वो मीडियम है, यानी इस स्फीयर यानी ये चार्ज और इसके दरमियान में यहां पे हमारे पास जो मीडियम है उसको
हमने एप्सिलॉन नॉट परमिटिव टू या फ्री स्पेस इसे कहते हैं, इसकी अपनी एक वैल्यू है जो किसी एक्सपेरिमेंटल तरीके से मालूम की जाती है, ठीक है। अगर इसके दरमियान मीडियम वाटर वगैरह आता है तो फिर फ्लक्स डिक्रीज होगा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है बाय गॉसियस लॉ। अब हम जो दूसरी डेफिनेशन है वो जरा समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, वो डेफिनेशन हमारे पास है बाय डेफिनेशन, फ्लक्स बाय डेफिनेशन। तो इसको मैं थोड़ा सा लेके जाता हूं, इसको हम करते हैं फ्लक्स। अगर मैं लिखता हूं बाय डेफिनेशन तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन में फ्लक्स की डेफिनेशन ऐसी होगी स्टूडेंट्स, मैं अभी कंप्लीट करता हूं, आगे समझाने के लिए थोड़ा सा मैं इस डायग्राम में समझाता हूं। सोचें कि फ्लक्स हमारे पास उस वक्त अप्लाई होता है जब ई के सामने कोई प्लेन एरिया होना चाहिए। ये तो हमारे पास स्फीरिकल एरिया है। अगर ये स्फीर की शक्ल में, तो इसमें हमें हर सूरत में स्फीर के ऊपर इन्फिनिटेसिमल स्मॉल पैचेस या स्मॉल रेक्टेंगुलर फॉर्म्स में से तब्दील करना पड़ेगा, ठीक है, स्मॉल एरियाज में तब्दील करना। आपको पता है कि जब हमारे पास कोई कर्व्ड एरिया आता है इस तरीके से, तो उसको जब हम स्मॉल पैचेस में लेके जाते हैं तो फिर वो जाके बनता है हमारे पास कहीं प्लेन एरिया। तो हमने ऐसा करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से आपको डायग्राम को समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ हमें एक एरिया लेना पड़ेगा। ये समझो कि सरफेस के ऊपर एरिया है, ये हमारे पास वेक्टर एरिया है, ठीक है। और अगर वेक्टर एरिया है तो फिर इसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं डी ए। ये छोटा एरिया है डी एरिया, ठीक है। अगर ये वेक्टर सेंस में लेंगे तो यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर आ जाता है नॉर्मल और साथ में डी ए मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में ये एरिया की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया की डायरेक्शन एरिया के ऊपर नॉर्मल होती है। और फिर इसमें से यहां से ई गुजर रहा है, ई दोनों पैरेलल होते हैं, ये ई गुजर ई वेक्टर। और आपको पता है कि ई जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो डेफिनेटली जो है वो डिपेंड करती है इस फासले पे। यानी ये फासला जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है, राइट। और दोनों के दोनों पैरेलल हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान में जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। किसके दरमियान, एरिया वेक्टर के दरमियान और ई के दरमियान। इसी तरीके से कहीं पर भी आप इसका पूरी सरफेस को ऐसे इक्वल डीए में तब्दील करें, अगर आप इस जगह पे आप जाएंगे तो यहां भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पर भी हमारे पास इसी तरीके से ई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, पूरी सरफेस के ऊपर ई कांस्टेंट है, इसीलिए तो ये सिमेट्रिकल सरफेस है। ई वहां पे कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी वहां पे कांस्टेंट है, ठीक है, और सारे एरिया बराबर है। तो इसका मतलब ये बनता है कि इट इज अ केस ऑफ इंटीग्रेशन। पहले हमारा डिफरेंशियल होता है, एक पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, फिर सारी सरफेस को ऐसे ही इन्फिनिटेसिमल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद सब के अंदर अगर हम लोग इसका बाय डेफिनेशन अगर हम पूरे रीजन के ऊपर इसका डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ निकालना चाहते हैं तो फिर इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो फिर इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था कि यहाँ पे क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन लगती है, मतलब क्लोज सरफेस के ऊपर, और अंदर हमारे पास ई आ जाती है, ई के साथ डॉट के साथ आ जाता है डी ए। ये दोनों वेक्टर है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, राइट। तो ये हमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को इंटीग्रेट, इसका मतलब ये बनता है प्लस, जिस तरह हम लगाते होते हैं ये वाला निशान सिग्मा, और सिग्मा लगाते हैं उस वक्त जिस वक्त थोड़ा सा साइज बड़ा हो उन पैचेस का। यहां पे हम विजुअलाइज करते हैं कि डी ए जो है, यहां हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जो डी ए जो है ये अप्रोचेस टू 0 है। जब डी ए हमारे पास बहुत छोटा होता है, आप जी समझे पॉइंट टू पॉइंट, यानी यहां पर जो पॉइंट एरिया है सारे, हर एरिया के ऊपर हम लोग ई डॉट डी ए निकाल रहे हैं। फिर सबको जब प्लस करना है तो फिर हमारे पास इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट दिमाग में आते तो यहां पे हम लगाएंगे, ये जनरल डेफिनेशन लगेगी हमारे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मेरे पास जो फाई आ चुका है, फाई ई बाय डेफिनेशन, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा ई डी ए कॉज ऑफ थीटा। और आपने देखा इसके सेंटर से अगर वहां देखते हैं हम किसी भी पैच को, तो ई और ए आपस में पैरेलल है डायरेक्शन के लिहाज से। जैसे मैंने आपको यहां बता दिया ई और ए आपस में पैरेलल है, एंगल उनके दरमियान जो है
0 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि सरफेस हमारे पास सिमेट्रिकल है, हर पॉइंट पे ई सेम आ रहा है, ये भी सिमेट्रिकल ही होता है। अगर सब पॉइंट पे ई सेम आ रहा है, दिस इज आल्सो सिमेट्रिकल। एंगल भी सेम है, सरफेस के साथ एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन एरिया वेक्टर और ई वेक्टर आपस में 0 डिग्री पे। इन पॉइंट पे तवज्जो देनी है आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट, राइट। तो यहां पे डी स्टूडेंट कि जो इसका थीटा है, एंगल है, दिस इज अ 0 डिग्री बिटवीन ई ए। तो इस लिहाज से अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो इस इक्वेशन को लिखूंगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। और आप सबको पता है कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए, राइट। और अगली बात आपको इंटीग्रेशन की समझ होनी चाहिए कि यहां पे जो डी ए है एरिया, वो तो सारा सम अप हो रहा है, लेकिन ई कांस्टेंट है। जैसे हम किसी चीज का इंटीग्रेशन निकालते हैं, ऐसे मुझे कहते हैं जी 2x dx इंटीग्रेशन निकाले, तो कांस्टेंट को जो है हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले जाते हैं और फिर अगला प्रोसीजर करते हैं। इसी तरीके से यहां पर भी हमारे पास ई वेक्टर बाहर आएगा, क्योंकि सरफेस जो है गॉसियन सरफेस, ये भी सिमेट्रिकल है, और जिसकी वजह से ई कांस्टेंट है, हर पॉइंट पर ई को हम बाहर निकाल लेंगे। तो अगर हमारा ई बाहर आ जाता है तो फिर ये रह जाता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी है। 1 का इंटीग्रल, जैसे आपको पता है, अगर आप इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रल हमारे पास x आता है, ऐसे ही वहां पे क्या होगा 1 dA का इंटीग्रल a आएगा, राइट। तो ये पॉइंट आपको साथ साथ समझो कि इंटीग्रेशन की पता हो आपको, तो फिर तो काम आसान है। तो हमारे पास आएगा, सॉरी अब इंटीग्रल का निशान में गायब कर देता हूं क्योंकि इंटीग्रेशन में निकाल दिए। डीए की इंटीग्रेशन, डीए छोटा एरिया, सारे छोटे एरिया प्लस करोगे तो पूरा एरिया बन जाएगा, पूरा एरिया ए बन जाएगा, राइट। वेरी सिंपल, कोई इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं है। डीए छोटे एरिया, सारे छोटे एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब इनको सम अप करना, सारे छोटे एरिया सम अप हो जाएंगे तो हमारे पास पूरा एरिया आ जाएगा। इसको ऐसे समझे तो आपको और आसान लगेगा। ये बन जाएगा ई ए बन जाएगा। दिस इज अ वंडरफुल इक्वेशन, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। अब हमने ई की जगह ई की वैल्यू डालनी है, ए की जगह ए की वैल्यू डालनी है, फिर आगे क्या होता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ई कितना है, ई के लिए हमें पिछले अपने टॉपिक्स में जाना पड़ेगा। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कहता हूं, ई जो है वो आती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये ई की इक्वेशन है। और आप देख लें ई की इक्वेशन के अंदर, सॉरी हम ई को नहीं पुट कर रहे, सॉरी ओके, ई को तो हमने कैलकुलेट करना है। तो मैं अगर दूसरे सेंस में चला गया था, ई हमारे पास कैलकुलेट करना है, इसको यहीं पे रहने देंगे। तो मैं सब दूसरी इक्वेशन में चला गया था, ठीक है, ये गलत है, हम ई को ऐसे नहीं पुट करेंगे, ई को हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ए जो इसके अंदर है वो हम पुट कर लेते हैं। ई तो चलो हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर है, तो ए जो है ये एरिया किस चीज का, सफियर का। कौन सा सफियर, गॉसियन सरफेस वाला। अब गॉसियन सरफेस का जो सफियर है उसका रेडियस आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये कौन सा, ये वाला आर यूज नहीं किया जो कि इंटरनल सफियर का है, जो बाहर वाले सफियर का वो यूज करते, ठीक है। पॉइंट आपको समझ आ गया। बाकी कैलकुलेशन में यहां पे कर रहा हूं थोड़ी सी। अब मेरे पास जो है, जो बन जाएगा सिस्टम, उस सिस्टम में हमारे पास जो फाई बनेगा, फाई ई जो हमने कैलकुलेट करनी है, बाकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दी स्टूडेंट्स, यकीनन आपको ये कैलकुलेशन समझ आ रही होगी। अब हमारे पास देखें, एक फ्लक्स की डेफिनेशन है, एक फ्लक्स का जो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, बाय डेफिनेशन आ चुका है। दूसरा रिजल्ट जो है वो गॉसियन लॉ का है। क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, कोई बता सकता है? दोनों बराबर हैं, क्यों? ये जो फ्लक्स है ये बताता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जितने ज्यादा Q होंगे उतनी फ्लक्स। अगर Q ना होता तो फिर ये कैसे होता? अगर Q चार्ज सेंटर में एग्जिस्ट ना करता तो फिर इसकी सरफेस के ऊपर हम कैसे इंटीग्रेट करते, वहां पर तो ई होता ही नहीं, ठीक है। तो इसका फार्मूला का फोकस जो है वो चार्ज पे है, इस फार्मूले का फोकस जो है सरफेस पे है। सरफेस पे जो कुछ हो रहा है वो चार्ज की वजह से हो रहा है, इसलिए दोनों फार्मूलों को इक्वल करना पड़ेगा। गॉसियन लॉ की इक्वेशन
और बाय डेफिनेशन 3 को आपस में इक्वेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा आउटसाइड। ठीक है, राइट, अंडरस्टैंड। तो हम इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया कंपेयर। तो इनको अगर कंपेयर कर लेंगे किस किस को, 1 और 3, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करते हुए जा रहे हैं, जिसको यूज करके आने वाले टाइम में किसी भी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसपे चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और चार्ज बाहर के सरफेस पे मौजूद हो जाते हैं, तो कैसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो आप इनको कर लेते हैं, यानी कंपेयर करेंगे, मतलब है कि मैं लिखूंगा इसको इसके बराबर, यानी E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर टोटल चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि दोनों लाजम मलजूम है। अगर ये चीज होगी तब ये चीज, अगर ये चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते चार्ज अंदर, तो बाहर का क्या होगा फिर। इसी तरीके से ई निकालने के लिए फैक्टर डिवाइड में ये चला जाएगा उस तरफ, तो फिर हमारे पास ई इक्वल 1 डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। राइट, पॉइंट समझ आ गया आपको। तो ये है जी वो इक्वेशन जो हम लोगों ने निकाली कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके साथ क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन, ये वो रिजल्ट है जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ये वाला रिजल्ट। ठीक है, तो कभी भी आने वाले टाइम पे जब आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे, इस इक्वेशन को अब यूज करेंगे, तो इसमें दो चीजें आपको देखनी है कि उस स्फीयर के ऊपर कितने चार्ज हैं और उसके सेंटर से कितना फासला है। ठीक है, और ये वाला जो फासला है डेफिनेटली इस केस के अंदर जो हमने कैलकुलेट किया है कि हमारा आर जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल आर। कैपिटल आर जो हमारे पास मौजूद है वो इंटरनल जो स्फीयर है जिसके सरफेस पे चार्ज है उस वो है, उससे ये रेडियस ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि पॉइंट बाहर चला जाएगा। तो अभी इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट बनाना है तो बना लें। मैं अपना केस शिफ्ट करता हूं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चार्ज को अंदर ले आए तो फिर क्या सिस्टम होगा, फिर फ्लक्स जीरो होगा। सिंपल लॉजिकल है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट बना लिया है तो मैं अब बोर्ड को साफ करके यहां पे थोड़ा सा ये हेडिंग चेंज करता हूं और आगे बढ़ता हूं। ठीक, राइट, थैंक यू। तो मैं इसको अब इरेज करूं। तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड क्या बनेगी। ये तो हम लोगों ने आउटसाइड कर लिया। अब हमने जो फार्मूला अभी जो बनाया था उसको मैं दोबारा लिख लेता हूं। आउटसाइड वाला फार्मूला हमारे पास आ गया था E1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर। तो ये इक्वेशन है जो आप यूज करेंगे आउटसाइड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब यहां से मैं इसको फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, ये इनसाइड वाला केस आ गया है। और इनसाइड वाले केस का मतलब ये बनता है कि अगर मैं इस डायग्राम को साफ करके दोबारा बना लूं तो आपको देखने में बड़ी आसानी होगी, समझने में कि वो कहां पे लाई करता है। अगर ये मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकली, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है, इस तरीके से मैंने बना लिया ताकि इट कुड बी कन्वीनियंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब जो है इसका रेडियस आपके दिमाग में पहले से ही है कि हमने कैपिटल आर ले लिया। ठीक, इसका रेडियस आ गया। अब एक पॉइंट हम अंदर लेते हैं, अंदर। तो अब हमारा पॉइंट अगर अंदर मौजूद है तो लेट करें कि यहां कोई चार्ज मौजूद है जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो अगर लेट करो कि वो वाला पॉइंट इस जगह पर मौजूद है कहीं, तो फिर हमें एक गाजियन सरफेस अंदर ड्रा करना पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अपना गाजियन लॉ अप्लाई करने के लिए हमें गाजियन सरफेस चाहिए। अब हमारे पास चार्ज अगर इनसाइड मौजूद है, ये अब जो चार्ज बॉडी है वो बाहर चलेगी। लेट करो कि विद इन दिस स्पेसिफिक रीजन, अगर मैं इसको R1 का नाम देता हूं, इस R1 रीजन के अंदर
अगर हमारे पास हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो फिर जीरो ई आएगी। इसी चीज को हमने समझने कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। क्यों जीरो आएगी? क्योंकि हमारे पास ये क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज जो है वो जीरो है। ये जो चार्ज बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको, अगर वो दोनों इक्वेशन लिखूं, गॉसियस लॉ की इक्वेशन लिखूंगा और साथ में दूसरी इक्वेशन लिखूंगा, दोनों को लिहाज से मैं साबित कर दूंगा कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर मैं इनसाइड, अगर इनसाइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं कि अगर ये स्पेसिफिक रीजन है यहां पे मैं निकालना चाहता हूं, तो यहां फिर मैंने गॉसियन सर्कल बना दी। अब अगर मैं गॉसियस लॉ देखता हूं यहां पे, मैं गॉसियस लॉ के हिसाब से बता दूंगा कि ये अंदर रिजल्ट जीरो आएगा, क्योंकि गॉसियस लॉ क्या कहता है, इस चीज को आपको समझ होनी चाहिए। तो गॉसियन लॉ ये कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज, ये जो इमेजिन किया हमने, टोटल फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस, इस सरफेस में जो गुजरेगा वो इक्वल होता है टोटल चार्ज इन क्लोज इनटू द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसके अंदर तो चार्ज इन क्लोज है ही नहीं, ठीक है। वैसे भी ये इक्विलिब्रियम के स्टेट में आप इसको भी समझ सकते हैं कि रिजल्ट अंदर ई जीरो आता है। लेकिन अगर हम गॉसियस लॉ के हिसाब से देखें तो देयर आर नो चार्ज इन क्लोज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर मैं गॉसियन सरफेस के लॉ से देखूं तो Q जो इन क्लोज बनते हैं वो मेरे पास जीरो आते हैं, ठीक है। तो फिर मैं कह सकता हूं कि अंदर फ्लक्स जो है वो जीरो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो। एक तो मैंने यहां से फ्लक्स को जीरो कर दिया। अब मैं इसकी जो बाय कन्वेंशन डेफिनेशन है उसको मैं देखता हूं। बाय कन्वेंशन मीन बाय थियोरेटिकली, ठीक है, बाय इसकी जो थियोरेटिकल डेफिनेशन है उसको मैं, बाय डेफिनेशन उसको मैं देखता हूं वो क्या है, वो डेफिनेशन अप्लाई करके फिर क्या कहती है। अगर मैं बाय डेफिनेशन देखूं तो वो है हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ई, ठीक है, ई डी ए, लेट्स सपोज टेक इट लाइक दिस, ओके। अब डेफिनेटली एरिया एग्जिस्ट करता है, डी ए यहां पे छोटे छोटे बनेंगे अंदर वाली सरफेस। डी ए का मतलब है कि अंदर जो गॉसियन सरफेस मौजूद है, गॉसियन सरफेस के ऊपर हमने जो एक, ओके, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल एरिया लिया वो तो एग्जिस्ट करता है। आप कह सकते हैं कि एरिया एग्जिस्ट करता है। थोड़ा सा मैं इसको और फर्निश करता हूं, ई को यहां ले आता हूं इसको, क्योंकि ई कांस्टेंट का तस्वर में आता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट इस जगह पर ई नहीं है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इनसाइड, ये अगर चार्ज के अंदर आ जाता है तो ये स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज में होता है, ठीक है। एरिया मौजूद है तो इस रीजन में ई एग्जिस्ट नहीं करती कंडक्टर के अंदर, तो इसीलिए ई मौजूद है। मल्टीप्लाई हमारे पास यहां पर डी एग्जिस्ट करता है। अब डी अगर एग्जिस्ट करता है, यहां पे हम ढाल भी दें उसकी वैल्यू कि 4 पाई आर 1 का स्क्वायर, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई होने की वजह से रिजल्ट जीरो आ जाएगा। तो इसीलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि जब कभी भी क्लोज सरफेस जो है वो चार्ज स्फीयर जो सरफेस पे लाई करते हैं उसके अंदर अगर क्लोज सरफेस बनाए, यानी अंदर आकर हम ई कैलकुलेट करना चाहें तो ई जीरो हो जाएगी, राइट। आपको बस समझ आ गई, क्योंकि अंदर का माहौल ऐसा है कि वो स्टेटिस्टिकल, अपना क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिकली जो है ये उसमें आ रहा है, स्टेटिस्टिकली इक्विलिब्रियम में आ रहा है, अंदर ई फील्ड नहीं होती, जिसकी वजह से रिजल्ट जीरो आएगा। यहाँ पे एरिया एग्जिस्ट करता है, ई एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे मीडियम एग्जिस्ट करता है लेकिन चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये डेफिनेशन कह रही है कि चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता इनसाइड, ये डेफिनेशन कह रही है कि ई एग्जिस्ट नहीं करता इस जगह पे, जिसके लिहाज से अंदर ई जीरो है, राइट। ये तो था केस नंबर 2 कि अगर एक चार्ज बॉडी है या हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है और कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे चार्ज होती है, उसके अंदर अगर कोई पॉइंट लेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो आएगी, राइट। पॉइंट समझ आ गया आपको। इसी तरीके से एक छोटा सा केस और करा लेता हूं, फिर कहानी को खत्म करते हैं इंशाल्लाह ताला। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का केस कैसे होता है, ठीक है। तो अगर इसका तीसरा केस अगर बनता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस, नॉट इन ऑन द कंडक्टिंग सरफेस, ऑन, अभी ऑन हो गया। ऑन का मतलब ये बनता है कि दो केसेस यकीनन आपको समझ आ गए। अब ऑन का मतलब है आप समझ लें कि यहां पर जो है ना ये एग्जिस्ट करेगा,
अगर यहाँ एग्जिस्ट करता है तो ये समझे आउटसाइड ही है, और क्योंकि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो है ना फ्लक्स जा रहा है, तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये ऑन है तो ऑन के लिए आप यहाँ से एक डिस्टेंस ले लेंगे थोड़ा सा बाहर, ठीक है, अंदर वाला तो आर ही था ये वाला, तो थोड़ा सा बाहर ले लें डिस्टेंस, और यहाँ पे आप जो है ना गाइडियन सरफेस को एक क्रिएट कर देंगे। यहाँ गाइडियन सरफेस हमारे पास क्रिएट हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल उसके करीब, जो अंदर वाला रेडियस उसके करीब है गाइडियन सरफेस हम लोगों ने यहाँ पर बना दी, बिल्कुल समझो कि बिल्कुल इसके करीब। तो इसको रेडियस को अगर मैं R3 बोल लेता हूँ तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर कैलकुलेट की जा सकती है। इक्वेशन दोबारा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन लिखी है, क्योंकि पहले मैंने इक्वेशन लगाई थी आर के लिए, यहाँ पे आर था, ठीक है, आर के लिए, क्योंकि वो सरफेस से काफी दूर था, वो इक्वेशन बन गई थी। लेकिन अब सरफेस के ऊपर अगर मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं तो इक्वेशन वही बनती है, ई की सिंपल आर का फर्क आएगा, चार्ज तो इनसाइड क्यू एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय R3 का स्क्वायर, सिंपल यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वेशन आउट पे होगी, ये इक्वेशन सरफेस पे होगी, और बाकी रिजल्ट E इज इक्वल टू 0 इनसाइड। तो ये तीन केसेस अभी हम लोगों ने डिस्कस किए गॉसियस लॉ को अप्लाई करके, होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गए। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट, अगर आप अगर सॉलिड कंडक्टर के बजाय आप हॉलो अगर आप ले लेंगे, हॉलो कंडक्टिंग ले लेंगे, तो सेम केस बनेगा, क्योंकि हॉलो कंडक्ट अंदर से तो हॉलो है, तो इसके चार्ज तो बाहर ही होती है ना, इसके चार्ज बाहर ही होंगे, तो कोई इसमें कैलकुलेशन डिफरेंट नहीं है, कैलकुलेशन ऐसी की जाएगी, दोबारा करने की जरूरत नहीं है आपको कैलकुलेशन। इसका भी इसी तरीके से आर होगा, इसके लिए बाहर आर लेंगे। अगर ये आपके पास हॉलो कंडक्टिंग मटेरियल या हॉलो आपके पास जो है इंसुलेटिंग मटेरियल है, हॉलो की बात करता हूं, ठीक है, जो सॉलिड कंडक्टर होता है वो डेफिनेटली चार्ज टॉप पे आने से अंदर हॉलो का तस्वर ही आ जाता है। तो इन सब के लिए हमारे पास इक्वेशन इसी तरह की बने, कहने का मतलब ये है। तो होपफुली माय डियर स्टूडेंट आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है, थोड़ा आप अगर वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे और आगे इंशाल्लाह ताला बेल बटन दबाएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियोस भी अलर्ट मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगा हमारे पास सॉलिड इंसुलेटिंग कंडक्टर जिसके अंदर भी चार्ज भरे, वहां पर वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी आ जाएगी, जैसा कि यहाँ पे सरफेस डेंसिटी सबर था, वहां वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी एक्शन में आ जाएगी। ओके, ऑलमाइटी अल्लाह ब्लेस यू, टेक केयर।